नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार की सियासी संग्राम में महागठबंधन को मिली बड़ी जीत और बीजेपी को मिली बड़ी हार ने यह संकेत दे दिए कि विरोधी अगर एकजुट हो जाएं तो नतीजों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या इन नतीजों का असर दूसरे राज्यों में दिखेगा। सवाल का जवाब जानने के लिए ज्यादा दूर नहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड का रुख करते हैं, जहां लोहरदगा विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। मैदान में एनडीए ने एकजुट होकर योद्धा उतार दिए हैं, लेकिन विपक्ष अभी तक बिखरा ही नजर आ रहा है। तो सवाल है कि लोहरदगा के लिटमस टेस्ट में लड़ाई होने से पहले ही बिखरे विपक्ष ने एनडीए का रास्ता क्या आसान कर दिया है। इसी पर आज बड़ी बहस। बिहार विधानसभा में महागठबंधन को मिली बड़ी जीत और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में जिस तरह से बीजेपी विरोधियों का जुटान हुआ, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि लोहरदगा उपचुनाव में विपक्ष एकजुट होगा। लेकिन मौजूदा तस्वीर को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहां एनडीए के खिलाफ विपक्ष बिखरा हुआ है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि लोहरदगा में लिटमस टेस्ट कौन पास करता है, क्योंकि इस चुनाव में रघुवर सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। लोहरदगा में लिटमस टेस्ट, एनडीए या विपक्ष, कौन होगा पास। झारखंड में लोहरदगा उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सत्ता पक्ष एकजुट है। आजसू उम्मीदवार नीरू शांति भगत की जीत तय हो, इसके लिए सभी घटक दल साझा चुनाव अभियान में जुट गए हैं। अब आज से नीरू शांति भगत ये सिर्फ आजसू की उम्मीदवार नहीं रही, अब ये राजग गठबंधन की उम्मीदवार हो गई और भारतीय जनता पार्टी और लोकतांत्रिक लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके नेता रामविलास पासवान जी हैं और हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बबन गुप्ता जी हैं, और आजसू के सभी कार्यकर्ता एक साथ मिल करके काम शुरू करेंगे। एनडीए में एकता दिख रही है, लेकिन यहाँ विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत चुनाव लड़ेंगे, जबकि जेएमएम भी यहां से चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। सुखदेव भगत जी हमेशा क्षेत्र में रहे हैं और लगातार वहां के जन समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहे हैं, और जो हमारी औपचारिकताएं हैं, चूँकि हम राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारी औपचारिकताएं थोड़े उसमें वक्त लगता है, लेकिन वक्त काफ़ी है और चुनाव लड़ने के लिए पहले ही से हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव भगत जी तैयार थे। एक मात्र उम्मीदवार तय हो तो ज़्यादा बेहतर हो, और नहीं ये सहमति बनती है तो ये हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही क्षमता है, और हम अपनी चुनावी मैदान में हम भी जाएंगे। बिहार चुनाव के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि झारखंड में विपक्ष एनडीए के खिलाफ एकजुट होगा, लेकिन लोहरदगा चुनाव में सभी दलों की सियासी महत्वाकांक्षा सामने आ गई। कांग्रेस और जेवीएम ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक कर दी, जबकि कांग्रेस से साझा उम्मीदवार पर सहमति नहीं बन पाने के कारण जेएमएम भी उम्मीदवार उतार सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोहरदगा की इस लड़ाई में जीत किसे मिलती है, क्योंकि इसके परिणाम से झारखंड का सियासी भविष्य भी तय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। और हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। श्री पूजन पाठक हमारे साथ रांची स्टूडियो से जुड़े हैं। बीजेपी के नेता शमशेर आलम साहब हमारे साथ हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता, और मुकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ विश्लेषक के तौर पर लगातार झारखंड की राजनीति पर नजरें रखे हुए हैं। सबसे पहला सवाल शमशेर साहब आपसे होगा। चंद घंटे बचे हुए हैं, नामांकन की आखिरी तारीख 26 और चंद घंटे बचे हुए हैं वो आखिरी तारीख भी खत्म होने में। अब तक विपक्ष की एकजुटता की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। या तो हम मान लें कि विपक्ष फिर से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, फिर से बिखर गया। नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों पर कांग्रेस पार्टी हमेशा नज़र रखे हुई है राज्य में, और हम गाहे बगाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे साथी हैं उनके साथ हम सुर में सुर मिला करके हमेशा विपक्षी एकता का देते रहे हैं, परिचय देते रहे हैं। सुर मिल कहाँ रहे हैं? जहाँ तक लोहरदगा उपचुनाव के
जी मैं बता रहा हूँ, लोहरदगा उपचुनाव को लेकर के भी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतः कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जी से बात कर चुके हैं और उनके तरफ से आश्वस्त किया गया था कि नहीं, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस शुरू से रहा है, इसलिए हम लोग उम्मीदवार देंगे। जहां तक सवाल है कि विपक्षी एकता में एक झारखंड विकास मोर्चा का, तो शुरू से वो कांग्रेस पार्टी, जहां तक सवाल है महागठबंधन में, तो वो महागठबंधन में भी नहीं है। दूसरा ये है कि उन्होंने शुरू से घोषणा कर दिया, अभी उनसे भी हम लोगों ने बात की थी शुरुआत के दिनों में, कि झारखंड विकास मोर्चा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये मिल करके हम लोग को, राजद और जदयू जो है, ये सब मिल करके हम लोग एक साझा उम्मीदवार दे। लेकिन इसमें झारखंड विकास मोर्चा के लोगों ने हड़बड़ाहट दिखाया और उन्होंने जल्दीबाजी दिखा करके उन्होंने अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी क्या संदेश मिल रहा है आपको? वहां से भी तो आपको संदेश यही मिल रहा है कि हम अपना उम्मीदवार देंगे। नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा था और उन्होंने कहा कुछ बात है जो हमारे बड़े नेताओं से उनकी हो रही है और 8 बजे संभवतः हम लोग को उम्मीद है जैसा कि 8 बजे किसी न किसी बड़े नतीजे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता उतरे। 8 बज और हमको आशा अभी तक 8, सर घड़ी देख लीजिए, 8 बजकर कितने मिनट हो गए हैं आपके पास घड़ी होगी सर? 8 बजे। सवाल है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, जो उन्हें इससे पहले भी हमने चर्चा की थी सर, पार्टी है, राजेश ठाकुर साहब कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा था 25 तारीख का वेट कर लीजिए। 25 तारीख आज खत्म हो गई, खत्म होने की कगार पर है। अभी भी आप उम्मीद जता रहे हैं, बेहतर है, अच्छा है कि आप आशावान हैं और उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन चंद घंटे ही बचे हुए हैं नामांकन से पहले भी अगर इस तरह की उहापोह है तो ये कैसी एकजुटता? नहीं, एकजुट, देखिए मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये प्रयास करती रही कि लोहरदगा उपचुनाव हो, चाहे राज्य में सरकार को घेरने की बात हो, हमने हमेशा विपक्षी एकता बनाने में और विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम किया है। अब जहां तक सवाल है जो विपक्षी एकता में जो हमारे लोग हैं, मैंने कहा ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अभी 1 घंटा में किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, हमको आशा और पूरा विश्वास है। किसी नतीजे या एकजुटता के नतीजे, फर्क है सर? नहीं, एकजुटता के, मैंने कहा ना कि एकजुटता के नतीजे पर। ठीक है शिवपूजन जी, चूंकि बात क्या आपको लग रहा है कि आपके लिए एक राह आसान हो रही है विपक्ष का बिखराव के रूप में? विपक्ष बिखर रहा है तो ये आपके लिए एक बेहतर रास्ता है? देखिए, विपक्ष बिखर रहा है, इस दृष्टि से मेरा रास्ता साफ है। मैं ऐसा नहीं मानता। पिछले चुनाव में ही झारखंड की जनता ने पूरी परिपक्वता के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु है ही नहीं। और जहाँ तक इन लोगों की एकता और महागठबंधन, तो झारखंड में इस प्रकार का कोई स्वरूप न पिछली विधानसभा के चुनाव में हो सका और न इस बार कहीं से कोई संभावना दिख रही है। इसलिए आपके डिस्कशन में ही अभी तुरंत इनकी परतें खुलती जाएंगी। ये तो विवश हैं, अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, उनका नामांकन हो चुका है और अब इनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं। नहीं सर, ये हमें समझा नहीं रहे हैं। पार्टी किसी प्रकार से, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इनकी मजबूरी, लेकिन शमशेर साहब मजबूरी समझाना नहीं चाह रहे हैं। जी, अब तो ये इस मजबूरी का किसी तरह का यही करेंगे। उपचुनाव में किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं है। मैंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े और आपने देखा होगा जो परिणाम आए, कोई बहुत खुशफहमी की बात नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, सवाल आपके इसी पॉइंट पर मैं सवाल कर रहा हूं सर। यही चूक क्या एक बार फिर से हो रही है? 500 से 600 का मार्जिन रहा, हम मानते हैं, लेकिन क्या यही चूक एक बार फिर से हो रही है? विपक्ष फिर से बिखर रहा है और इसी मार्जिन से फिर से जीत दिलाने के लिए आप तोहफा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार झारखंड ही नहीं, आप देखे होंगे कि बिहार से लेकर के सारे जगह
हम लोग वैसे सारे आइडियोलॉजी जो हम लोग के साथ हैं वैसे सारे लोगों को हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, जहां चुनाव है अथवा नहीं है। हमने कहा ना आपको कि आज लोहरदगा उपचुनाव हुआ है, बहुत ऐसी सरकार को चाहे ये आपदा की स्थिति आई हो उसमें हम लोगों ने विपक्षी एकता की भूमिका निभाई, सारे लोग साथ थे। किसी और बहुत सारे इशू हैं जिस पर हम लोगों ने सरकार को घेरने के लिए सर, लेकिन सियासी महत्वाकांक्षाओं के वक्त में ये एकजुटता नजर नहीं आ रही है। उस वक्त चुनाव में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं ढूंढी जा रही हैं। मैं आता हूं सर आपके पास, मुकेश जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। लंबे अरसे से आप झारखंड की राजनीति को समझते रहे हैं सर। एक विपक्ष के बिखराव को इसलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन की एकजुटता को एक नजीर के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है बिहार चुनाव के बाद। लेकिन क्या वो नजीर बगल में झारखंड में हम लोहरदगा में देख पा रहे हैं, तुरंत वो नाकाम साबित हो रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने सुमित जी। पहली बात तो जिस ढंग से महागठबंधन की एक रूपरेखा तैयार हुई थी बिहार में, और बिहार चुनाव के बाद ऐसे बड़ी घोषणाएं नज़र की गई थी कि हम लोग एकजुटता दिखाएंगे, और लगभग हर एक राज्यों में और देश के स्तर पे भी। और शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा था कि सारे लोग, यहाँ तक कि जेएमएम के शीर्ष कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी समेत सभी लोग एक मंच पर आए थे। और ऐसी एक रूपरेखा तैयार हो रही थी कि कहीं ना कहीं महागठबंधन का स्वरूप उन राज्यों में भी जाएगा। और बिहार का ही एक अंग था झारखंड, और बिहार की राजनीति का असर भी वहाँ दिखाई पड़ता था। लेकिन इस जो चुनाव में, लोहरदगा के चुनाव में, दो तीन चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से सामने में आ रही हैं। पहली बात कि सुखदेव भगत जी की घोषणा जो है वो कई दिनों पहले हो चुकी थी, और वहाँ नामांकन करने जा चुके थे। कई कारणों से उन्होंने अपना नामांकन नहीं किया था। उन्हें ऐसी आशा थी कि बाद में जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको सहयोग करेगा और उनके नामांकन को के साथ में जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले तो वहाँ का जो क्षेत्रीय जल दल है, जो जेवीएम एक मजबूत क्षेत्रीय दल है, तो उसने अपने उम्मीदवार बंधु तिर्की जी के रूप में, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और कद्दावर नेता हैं झारखंड की राजनीति में, वहाँ उनको उतारा गया। और उतारा ही नहीं, उन्होंने वहाँ तत्काल नामांकन किया। और दूसरी तरफ सुखदेव भगत के बारे में भी बड़ा सुमित जी बड़ी अच्छी बात है कि वो वहाँ से विधायक भी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऐसे मजबूत राजनीतिक व्यक्ति को और हस्ती को अगर वो चुनाव में उतर रहा है तो निश्चित रूप से महागठबंधन को एक जबरदस्त चुनौती दे सकता था, राजनीतिक चुनौती दी जा सकती थी। और जिसको आप कह रहे हैं कि लिटमस टेस्ट की बात होती, तो निश्चित रूप से ये एनडीए के लिए लिटमस टेस्ट होता। लेकिन वहीं आप देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चमरा लिंडा की पत्नी का नाम आ रहा है, और अभी तक आज तक भी, जैसे आप आलम जी कह रहे हैं कि 8 बजे और लगभग 8:15 साढ़े 8 होने जा रहे हैं, वहाँ तक कोई अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा आंकलन है कि महागठबंधन जो झारखंड में है उसमें बिखराव दिखाई दे रहा है, वो कमजोर दिखाई दे रहा है। और एनडीए को जो चुनौती देनी चाहिए थी एकजुट होकर, वो प्रथम दृष्टया कमजोर पड़ती दिखाई। लेकिन शमशेर साहब का ये कहना कि अभी भी उम्मीद, क्या आपको लगता है कि नामांकन की तारीख अब चंद घंटे बचे हुए हैं और अभी भी एक उम्मीद, क्या ये एक सियासी आप कह सकते हैं कि बयान भर है कि हम एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं? साहब देखिए, वो एकजुट नहीं हो रहे हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस एक डिफेंस मोड में नजर आ रही है कि हमने कोशिश की, जेएमएम धोखा दे रहा है। ये अब स्ट्रैटेजी कांग्रेस की हो रही है। बिल्कुल ये स्थिति इसलिए नज़र आ रही है कि पहली बात तो जो कांग्रेस वहाँ राष्ट्रीय दल के रूप में है, और बिहार और झारखंड में कांग्रेस की स्थिति अलग है। तो हर एक राज्य में कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपनी स्थिति और अपनी ताकत का सही आंकलन करना होगा और सही तालमेल करना होगा। एक मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि अगर 2000 का आंकड़ा ले लें तो सदनू भगत ने केवल 848 मतों के से उन्होंने हराया था छतुराम भगत को, तो मतों को, और ये भारतीय जनता पार्टी के। और वही उसी दूसरी तरफ जब है सुखदेव भगत ने कांग्रेस को, और सुखदेव भगत ने जब 2005 में वो चुनाव जीता था तो लगभग 6-7 हज़ार के मतों से उन्होंने सदनू भगत को परास्त किया था। तो ये बड़ा एक मार्जिन है झारखंड की राजनीति में सुमित जी। तो इन तथ्यों को, शमशेर साहब, इन आंकड़ों को जरा गौर करते हुए मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या एक उम्मीद
रख लेना और उम्मीद ना होना, फर्क है सर इसमें। आप उम्मीद कर रहे हैं, सियासत में एक उम्मीद दिखाने के लिए भी की जाती है, क्या वो वाली उम्मीद तो नहीं? और कांग्रेस ये स्ट्रैटेजी तो नहीं अपना रही है कि साहब हमने एकजुट होने की कोशिश की, वो एकजुट नहीं हो रहे हैं, और नुकसान किसे हो रहा है? एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, सवाल का जवाब तय रखिएगा सर। और बीजेपी से भी सवाल होगा कि रघुवर सरकार की प्रतिष्ठा क्या कहीं ना कहीं साख का सवाल इस लिहाज से भी है कि रघुवर सरकार के कामकाज का आकलन पहली बार एक चुनाव के जरिए भी हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक। लोहरदगा में लिटमस टेस्ट, और जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं उसी से जुड़ी बड़ी खबर आ गई है। एनडीए के खिलाफ विपक्ष एकजुट। जेएमएम अब प्रत्याशी नहीं उतारेगा, यूपीए के साझा प्रत्याशी उतारा जाएगा। अब तक जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था जेएमएम की तरफ से, वो पेच सुलझ गया है, तस्वीर साफ हो गई है। तस्वीर बहुत अब तक धुंधली नजर आ रही थी, लेकिन तस्वीर अब साफ हो गई है। जेएमएम ने कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार सुखदेव भगत का समर्थन करने का फैसला लिया है, यानी कि तस्वीर लोहरदगा के मुकाबले की, लोहरदगा की लड़ाई की। नीरू शांति भगत एनडीए की तरफ से उम्मीदवार, सुखदेव भगत। हालांकि जरूर ये भी फैक्टर होगा कि बंधु तिर्की भी टक्कर देंगे। बाबूलाल मरांडी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं। हमारे साथ मनीष मेहता जुड़े हुए हैं। मनीष, इतनी उहापोह और तमाम बैठकों के बाद आखिरी फैसला, ये जरूर एक अहम फैसला है, खासतौर पर तब जबकि बिहार में हमने एकजुटता की ताकत देखी। बिल्कुल सुमित, अगर हम कह सकते हैं कि जेएमएम ने जो ये आज अभी थोड़ी देर पहले जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर देखा जाए तो इस फैसले से कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है लोहरदगा बाई इलेक्शन में, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही उपचुनाव में खुद कैंडिडेट है। लेकिन अहम बात यह है कि जेएमएम के लिए इस इलेक्शन में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर आप पिछले चुनाव, अगर आम चुनाव के अगर आंकड़ों को देखेंगे तो जेएमएम आंकड़ों के हिसाब से काफी पीछे था। इसलिए जेएमएम अगर चुनाव लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, उससे ज्यादा कुछ उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो भविष्य की राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समय देखते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार्गेनिंग पॉलिटिक्स में जेएमएम ने कांग्रेस के ऊपर एक तरह से जीत हासिल की है, क्योंकि जो नेतृत्व को लेकर के जो एक पेच फंसा हुआ था कि हेमंत का नेतृत्व को स्वीकार करना होगा, अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के आला नेताओं ने इस बात को पर हामी भर दी है और हेमंत के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। और यही वजह है कि लगातार जो हम कह सकते हैं कि फैसले में देरी हो रही थी, जिसको लेकर एक तरह से बार्गेनिंग पॉलिटिक्स चल रही थी, जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी, उसमें आखिरकार जेएमएम जो है उसने जीत हासिल की है। और ये अब ये ऐलान किया गया है कि अब जेएमएम कैंडिडेट नहीं देगा। लेकिन दूर की राजनीति के हिसाब से अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई है। मनीष, लंबे अरसे से आप रिपोर्टिंग करते रहे झारखंड में, आपका रिपोर्टिंग का अनुभव क्या कहता है? तस्वीर अब मुकाबले की दो तरफा या त्रिकोणीय आप मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जेवीएम का फैक्टर बंधु तिर्की। देखिए सुमित, जिस तरीके से जेएमएम ने कैंडिडेट नहीं देने की आप जो घोषणा की है, इससे कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप पिछले इलेक्शन का अगर आप डाटा को देखते हैं तो जो जीत हार का जो अंतर था आजसू और कांग्रेस के बीच में, वो महज 500 वोटों का करीब करीब था। ऐसी सूरत में जेएमएम अगर कैंडिडेट दे देता तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए काफी परेशानी का सबब हो सकती थी। लेकिन अब कहा जा सकता है कि ये इलेक्शन जो है वो कांग्रेस और आजसू के बीच में एक सीधी टक्कर होगी, लेकिन बंधु तिर्की जो है उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो एक त्रिकोण जरूर बना रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्रंट पे अगर लड़ाई की बात करें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस और आजसू के कैंडिडेट के बीच में है। लेकिन इस चुनाव में कई पेच ये जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि भीतरघात का डर जो है वो सिर्फ कांग्रेस फोल्डर में नहीं है बल्कि एनडीए फोल्डर में भी है। और दोनों ही फोल्डर जो है वो उसमें सबसे ज्यादा डर जो प्रत्याशियों को है वो भीतरघात का है।
क्योंकि पिछले कई चुनावों में हमने देखा जी। है कि लोहरदगा में बड़े पैमाने पर भितरघात होता है और यही वजह है कि उसका असर इलेक्शंस के रिजल्ट पर देखने को मिलता है। अब देखना यह है कि कांग्रेस और एनडीए फोल्डर के जो कैंडिडेट हैं वो लोग किस तरह से इस भितरघात को हम कह सकते हैं कि रोक पाते हैं, और जो इसको रोकने में सफल होगा जीत उसी को हासिल होगी। मनीष, आप रहिए हमारे साथ इस डिबेट में, हम चाहेंगे आप रहें इसलिए क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग के अनुभवों को इस डिबेट में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम सीधे शिवपूजन पाठक जी आपसे रिएक्शन चाहेंगे। आपके लिए एक मुश्किल इस लिहाज से भी हम मानकर चलें क्योंकि बिहार में आपने बहुत हल्के में लिया था एकजुटता को, लेकिन एकजुटता ने आपको दिखा दिया कि एकजुटता में कितनी ताकत होती है। एक जरूर संकेत इस बात से है कि एकजुटता अगर विरोधियों में है तो आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हेलो जी शिवपूजन जी। देखिए, चुनाव में कभी भी जो दल चुनाव लड़ता है कभी भी वो हल्के में लेगा चुनाव को, ऐसा नहीं कह सकते आप। बिहार में लिया गया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव को कभी हल्के में नहीं और बिहार कभी में लिया उसको गया था बहुत सर। जो सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, बिहार और झारखंड की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, ये सब में बड़ा अंतर है। और ये लोहरदगा उपचुनाव है। बिहार में विधानसभा का सभी सीटों पर चुनाव हो रहा था, सर इसलिए आगे की राजनीति, सर आगे की राजनीति और सामान्य चुनाव, आगे की राजनीति रणनीति के लिए तो कम से कम एक संकेत जाएगा ना, मैसेज जा रहा है ना, विपक्ष एकजुट है। आप कह रहे थे कि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष बिखर रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। मैंने सिर्फ ये कहा कि विपक्ष की एकता और बिखराव का बहुत ज्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जीत पर नहीं पड़ने वाला है। यह प्रयास इन्होंने पहले भी किया था। आप ही के संवाददाता ने बताया अभी, जैसा आप सुन रहे थे, कांग्रेस को थोड़ी राहत मिल सकती है, इनको थोड़ी तसल्ली मिली है कि चलिए हमारा एक साथी तो कम से कम साथ हुआ, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। खास क्योंकि फर्क भारतीय नहीं जनता पड़ेगा। पार्टी के शमशेर साहब पक्ष में, जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और सरकार, सर सरकार तो केंद्र में भी जनहित में पूर्ण बहुमत पूरी की तरह बनी से थी और काम इसी कर तर्ज रही पर है। दावा किया जा रहा था बिहार में भी, लेकिन 58 पर सिमट गए ना आप। तो ये पूर्ण बहुमत पहले मिला और जरूरी नहीं कि फिर उसी तर्ज पर आपको मिले। ये राजनीति में बदलाव बहुत बड़ा होता रहा है। दिल्ली में आप 3 पर सिमट जाते हैं, बिहार में 58 पर आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से राजनीति को अगर अभी भी आप राजनीतिक परिस्थितियों को मेरे ख्याल से समझने की कोशिश होनी चाहिए कि विरोधी अगर एकजुट में तो आपके लिए कितना बड़ा खतरा है, भले ही ना माने। शमशेर साहब, क्या ये एक बड़ी राहत कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको लगातार कह रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आधे और 1 घंटे में किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगी। और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी चाहत थी कि गठबंधन बने, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को प्रयास करता रहा। हम लोगों ने पहले भी संकेत दिया और बिहार में जो परिणाम आए वो संकेत के नतीजे हैं। जहां तक सवाल है कि जब हम लड़ाई, चाहे राज्य की विधि व्यवस्था का सवाल हो, चाहे जन मुद्दों का सवाल हो, राशन कार्ड से लेकर के वृद्धा पेंशन से लेकर के और नरेगा और इंदिरा आवास जैसे मुद्दों को लेकर के भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी एक साथ राजभवन जाना, एक साथ धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करना, तो हमारा तो शुरू से विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही हम लोग की चाहत थी कि एक इसमें फर्क है सर, क्योंकि झारखंड की राजनीति में शुरू से बिहार विधानसभा साथ और अलग रहने की राजनीति रही है। जेएमएम बीजेपी के साथ भी रहती है, झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद का मैं बात बता रहा हूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए बिगैर गठबंधन के, और जब तब हम लोगों ने विपक्षी एकता की कवायद शुरू की और आज उसमें हम सफल हुए हैं। और जहां तक सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से सफल हुए क्या? तो दिल्ली में भी इन्होंने जिया। बंधु तिर्की जी को आपके हल्के में ले सकते हैं, बिहार में भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं? नहीं, देखिए,
नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि झारखंड, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड विकास मोर्चा लोहरदगा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने गए हैं। क्योंकि पिछले बार भी बाबूलाल जी बहुत ताकत से आम चुनाव में जब लड़े थे तो उनके प्रत्याशी 2.5 से पौने 3 हजार मतों में सिमट गए थे। और वहां पर आपने ठीक फरमाया कि वहां पर जो लड़ाई होगी एनडीए वर्सेज और जो हम लोगों का कांग्रेस पार्टी, यानी जो हम लोगों के साथ जो गठबंधन हो रहा है, झारखंड मुक्ति राजद, जदयू और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार है माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव भगत जी, और वर्सेज एनडीए होगा। एनडीए का क्या हालात है और वहां पर जो कहने का मतलब है, आपने इशारा कर दिया कि वहां पर जिस तरह के जो सूरत हाल है, भारतीय जनता पार्टी और आजसू के कैडर आपस में उनका जितना बिखराव है उसका भी सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को। ये बिखराव है शिवपूजन जी, आसानुमति नहीं हुई पूरा भी। अब इनकी खुशफहमी को आप क्या कह पाएंगे? ये तो खुश हो रहे हैं, तत्काल इनको राहत मिल रहा है। ये लगता है कि इसलिए अपने शमशेर भाई थोड़ा उत्साहित हुए हैं। लेकिन एनडीए फोल्ड में भी तो यह चुनाव जिस एक भीतरघात की स्थिति बनी रहती है और अंदर खाने में ये स्थिति है भी। नहीं, भीतरघात की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कैडर और जो एनडीए के कैडर हैं वो कभी भी भीतरघात के प्रति उनका कोई झुकाव नहीं रहता है। वो अपने जो पार्टी का निर्धारित उम्मीदवार होता है बेहतर बता पाएंगे शिवपूजन जी, माफ कीजिएगा रोक रहा हूं, बेहतर बता पाएंगे मुकेश जी, तस्वीर अब साफ हो गई है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका जिक्र मनीष जी ने भी किया। पहली बात तो ये एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस को जेएमएम का साथ मिला है। और वो जब आप देखेंगे शुरू से 2015 उसके पहले भी जो देखेंगे तो जेएमएम का मजबूत इलाका नहीं रहा है। जेएमएम यहाँ अपनी राजनीतिक जो है वो रूप से चुनाव लड़ा है उसने, लेकिन कोई मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उसका संगठन वहाँ नहीं है। तो यह, और सुखदेव भगत वहाँ के पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं, चुनाव पूर्व विधायक भी रहे हैं, और कांग्रेस का ये पूर्व का इलाका भी रहा है। जब आप देखेंगे शुरू से लेकर अभी तक देखेंगे लगभग 3-4 दशकों को देखेंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस और कांग्रेस का संगठन वहाँ पे मजबूत है। तो जो चुनाव, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि चुनाव जो है वो एनडीए के में आजसू की जो प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं नीरू शांति भगत, वो जो है उनके साथ साथ सुखदेव भगत जी के बीच में है। लेकिन बंधु तिर्की एक ऐसे नेता हैं झारखंड की राजनीति में, और ये इलाका जो है वो उनके कार्यक्षेत्र में भी आता है, तो आप उनको हल्के से नहीं ले सकते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका अपना एक संगठन है, कार्य करने की शैली है, और वो एक मजबूत व्यक्तिगत रूप से कद्दावर नेता हैं और जन मुद्दों से हमेशा जुड़े रहे हैं। तो उनका वहाँ जाना और जेवीएम के बैनर तले जाना एक मजबूती उनको दे रहा है। तो इस चुनाव को मैं व्यक्तिगत रूप से त्रिकोणात्मक मानता हूँ। लेकिन जो बात मनीष जी कर रहे हैं तो उसको भी हम लोगों को समझना होगा कि ये भीतरघात वाली जो स्थिति है वो दोनों स्तर पे है। और रघुवर दास जी के लिए, चूंकि उनका शासन है और पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, और उनके कार्यकाल में जो भी बड़ी घोषणाएँ हुई हैं वो ज़मीन पे उतरती दिखाई नहीं पड़ रही हैं, जितनी भी बड़ी घोषणाएं हुई हों। और वो उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए कि मुद्रा बैंक की जो घोषणा हुई और उसको बड़े स्तर पे प्रधानमंत्री जी ने दुमका के क्षेत्र में उतारा, लेकिन बैंकों की जो कार्यप्रणाली है उसको पकड़ के उन मुद्दों पर आता हूँ। बिल्कुल मुद्दों पर रघुवर सरकार के कामकाज का भी आकलन इस चुनाव के जरिए होगा। लेकिन मनीष, समझने की कोशिश मैं इस बात से करूंगा, एनडीए फोल्डर में भीतरघात की स्थिति आप कह रहे हैं, तो क्या ये भीतरघात एनडीए को हराने में और विपक्ष को जिताने में भी असरदार होगा? मनीष। बिल्कुल सुमित, इसमें दो चीजें हैं। आप ये देखिए कि सिर्फ भीतरघात जो है वो बीजेपी और आजसू के बीच नहीं है, क्योंकि अगर आप कांग्रेस की तरफ से बात करते हैं तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो लोहरदगा से आते हैं, जिसमें से एक वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं धीरज प्रताप साहू, जो कि जिनका काफी वर्चस्व माना जाता है उस इलाके में। आप देखिए कि पिछले चुनाव में भी जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बकायदा उनकी शिकायत की आला नेताओं के समक्ष कि उनके भीतरघात की वजह से वो चुनाव हार गए। इसमें सिर्फ धीरज प्रताप साहू का ही नाम नहीं है, बल्कि रामेश्वर उरांव, जो कि उस इलाके से लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं, काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं। इसके अलावा कई कांग्रेस के जो झारखंड के बड़े नेता हैं, उन लोगों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण मानी गई।
भीतरघात को लेकर के। यही वजह थी कि पिछले चुनाव में सुखदेव भगत ने इन तमाम नेताओं की एक सूची जो है वो आला नेताओं के पास भिजवाई थी और जिला कमेटी ने बकायदा एक प्रस्ताव पास करके दिल्ली तक भेजा था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर भीतरघात जो है लोहरदगा में होता है। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए फोल्डर की बात करते हैं सुमित, तो सबसे बड़ा जो परेशानी एनडीए के लिए देखने को मिल रही है कि बीजेपी और आजसू के बीच इस इलेक्शन में काफी हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप नजर आया। आप देखिए कि पहले जब आजसू ने कैंडिडेट की घोषणा की उस वक्त बीजेपी पीछे रही और यहां तक कि बीजेपी के 2 नेताओं ने नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया। अब उसको लेकर काफी ज्यादा जब विवाद बढ़ने लगा तब बीजेपी और आजसू की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ये कहा गया कि नीरू शांति भगत एनडीए की कैंडिडेट है। लेकिन अभी भी कैमरे के सामने सभी लोग एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे ही तमाम तरह की जो हम कह सकते हैं कि यानी भीतरघात दोनों फोल्डर में है और भीतरघात का असर दोनों फोल्डर पर पड़ सकता है। सुमित एक बार सवाल दोहराएं। भीतरघात का असर दोनों फोल्डर पर पड़ सकता है और दोनों फोल्डर में है भीतरघात। बिल्कुल सुमित, और सबसे अहम बात यही है कि जो खेमा इस भीतरघात को रोकने में सफल होगा, जीत उसी को इस हम कह सकते हैं कि हासिल हो पाएगी। भीतरघात से लड़ना है, आप रहे हमारे साथ मनीष, भीतरघात से लड़ना है होगा शमशेर आलम साहब, आप आपको भी, और शिवपूजन जी आप आपको भी। बारी बारी से आप दोनों का जवाब सर। आप जरूर इनकार करेंगे, लेकिन चंद उदाहरण जो मनीष हमारे संवाददाता ने दिए है, क्या उस उदाहरण से भी आप इनकार करेंगे? सबसे पहले शमशेर साहब। मैं बता रहा हूं पिछली बार क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी बातें पार्टी फोरम पर उठाई गई, लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि नॉमिनेशन जो 24 से अगर हमारा 26 हुआ तो उसमें ये भी बड़ा कारण था कि जो माननीय हमारे पूर्व सांसद रामेश्वर उरांव जी और हमारे जो वर्तमान सांसद है धीरज साहू जी, ये लोग 26 तारीख को कल हम पूरी मुस्तैदी के साथ नॉमिनेशन में रह रहे हैं और आला कमान के द्वारा दोनों नेताओं को भारी जिम्मेवारी दी गई है कि लोहरदगा उपचुनाव में आप बढ़ चढ़ करके किसी तरह से आप हमारे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करें। और हम लोगों को ये पिछले 1-2 महीने से जहां तक सवाल है तो ये सारे पहलू पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बात करते रहे हैं और हम किसी भी भीतरघात से इनकार करते हैं। और इस बार जो परिणाम होगा लोहरदगा, पिछली बार वो भीतरघात का फैक्टर था, ये आप मानते हैं ना? नहीं, मैं था कि नहीं था। जब पार्टी फोरम पर बात आई, कार्यकर्ता से लेकर नेता जब शिकायत किए तो हमारे पार्टी में जो फोरम पर बात आई उस पर चर्चा हुई और उस चर्चा में हर चीज सामने आया। शिवपूजन जी, भीतरघात की चुनौती आपके लिए भी होगी, जो उदाहरण मनीष दे रहे हैं? नहीं, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आप कह सकते हैं कि भीतरघात होगा। एनडीए की लगभग 1 साल पहले ही हम लोग चुनाव, मैं एनडीए की मैं भी बात कर रहा हूं, 1 साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है और उसमें आजसू के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लग के जिताया है। तो मेरे पास वैसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि आप कह सकते हैं कि हमने भीतरघात रिकॉर्ड नहीं है क्या? इसलिए मनीष अगर हमारे साथ बने हुए तो आप तक आवाज आ रही है? मनीष। बिल्कुल सुमित, मेरा एक छोटा सा सवाल शिवपूजन जी से था। बिल्कुल। अगर इनके पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसी क्या वजह थी कि जो बीजेपी के जो 2 हम कह सकते हैं कि बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि जिलाध्यक्ष, उन्होंने भी साफ कहा था कि बीजेपी इस चुनाव में अपना कैंडिडेट देगी, जबकि ये आजसू की एक सिटिंग सीट थी और पिछले 2 बार से आजसू की सिटिंग सीट थी। तो जब गठबंधन पहले से था, गठबंधन में ही आजसू सीट को जीत करके आई थी, तब जिला इकाई और प्रदेश इकाई में इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों था? और जो बयान नजर आ रहे थे उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो है भीतरघात है। हालांकि कैमरे पर ये तमाम नेता आप नहीं मानेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इन उदाहरणों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? 2 राय है। शिवपूजन जी। जी, सीट खाली होने के बाद जिला के नेताओं ने अपनी भावना से प्रदेश को अवगत कराया, तो वो क्या मीडिया में, लेकिन उस पर कोई सहमति या प्रदेश की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी सर वो भावनाओं से अवगत कहां कराया? पार्टी फोरम पर? जी, पार्टी फोरम में भावनाओं से अवगत कराया गया।
नहीं, पार्टी फोरम में नहीं, कार्यकर्ता मीडिया में कैमरे अपनी भावनाओं से प्रदेश तो क्या अध्यक्ष मुझे को- भी और मनीष मेहता साहब को भी और क्या तमाम चैनलों को भी आप पार्टी फोरम का हिस्सा मानते हैं? जी, पार्टी, क्या प्रश्न को फिर से दोहराएं आप? सर हमें भी क्या पार्टी फोरम का हिस्सा तो हमें नहीं मानते हैं आप? तो हमारे पास अगर मनीष मेहता जी के पास कोई भावनाएं लेकर आते हैं तो इसे क्या माना जाए? नहीं, ये प्रारंभिक चरण में जब सीट खाली हुआ उस समय कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना व्यक्त की कि लड़ना चाहिए, क्योंकि यह सीट जिनको जिताया गया था उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति आई, अपरिहार्य परिस्थिति, लेकिन एक जिसके फैक्टर कारण क्या पद ये का सीट रहेगा, खाली मैं हुआ। मुकेश जी ब्रेक पर जाऊं उससे पहले, ये फैक्टर आप मानते हैं भितरघात का फैक्टर दोनों गठबंधन के लिए, भले ही एकजुटता एनडीए में और उधर जेएमएम और कांग्रेस में भी नजर आ रही हो? नहीं, जैसा कि आप जो झारखंड विधानसभा के चुनाव को भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनाव में भी, जो आम चुनाव हुए थे उसमें भी भितरघात की समस्या से जूझना पड़ा था, चाहे इसकी स्वीकारोक्ति कांग्रेस विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता करें या न करें। लेकिन वो चीज़ें जो झारखंड को का विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक उस पर ध्यान रखते हैं, उन्हें ये तथ्य मालूम है और ये तथ्य वहाँ की राजनीतिक हवा में भी हैं कि ऐसी चीज़ें हुई थी। ठीक है, और एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, माफ कीजिएगा। ब्रेक के बाद सवाल यह है कि क्या लोहरदगा में चुनाव के जरिए रघुवर सरकार के कामकाज का, रघुवर सरकार के बेहतर परफॉर्मेंस का आकलन हो रहा है? जो दावा किया जा रहा है कि रघुवर सरकार बेहतर काम कर रही है, तो क्या इसके नतीजे तय कर देंगे कि रघुवर सरकार बेहतर काम कर रही है या नहीं? छोटा सा ब्रेक। तो लोहरदगा की लड़ाई की तस्वीर साफ हो गई है। जेएमएम ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत यहां से खड़े हैं और जाहिर है अब एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस आरजेडी जेडीयू का गठबंधन। जेवीएम इसमें नहीं है, जेवीएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं पहले ही बंधु तिर्की के तौर पर। त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है, लेकिन दो तरफा मुकाबला भी देखा जा रहा है। बंधु तिर्की का भी असर हो सकता है। हालांकि ये अब तक जो उहापोह की स्थिति थी कि विपक्ष क्या बिखरा हुआ है पूरी तरह से, वो अब कम से कम उन अटकलों पर विराम लग गया है। जेएमएम ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि इससे आगे क्या, इससे आगे मुकाबले में मुद्दों का क्या वो मुद्दे रघुवर सरकार के कामकाज होंगे? मैं शमशेर आलम साहब आपसे पूछूंगा, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी जेडीयू का गठबंधन किन मुद्दों के आधार पर उतर रहा है? क्या वो रघुवर सरकार के कामकाज में विफलताओं को गिनाते हुए उतरेगा? बिल्कुल, अब तक जो सरकार की जो विफलता रही है, उस विफलता को लेकर के निश्चित तौर पर हम मतदाताओं के बीच जाएंगे। मसलन आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने शुरू में कहा कि अप्रैल तक हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति बना देंगे। उसका क्या हुआ? विधि व्यवस्था के जो हालात आप देखें तो विधि व्यवस्था राजधानी सहित जो राज्य की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इंदिरा आवास और ये नरेगा जैसे स्कीम में पैसे की कटौती हो रही है। पदाधिकारी से लेकर के मंत्रियों को पूरा खुला छूट दे दिया गया है। बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरह से दोहन हुआ पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन का, जिस तरह उद्योग धंधा चला, इसको भी जनता के बीच बहुत सारे सवाल थे। हमारा कहना यह है कि 4-5 मुद्दे आपने गिनाए हैं, मैं उस पर पहले जवाब ले लूं। शिवपूजन साहब, जरूर ये सवाल लेकर अगर जनता के बीच जा रहे हैं आपके विरोधी, तो आपको जवाब देना होगा, और आप जवाब देंगे क्या? स्थानीय नीति को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर? नहीं, इसका तो पूरा जवाब हम देंगे, पूरी जनता को बताएंगे। अभी दे सकते हैं सर, अगर अभी भी जनता पूरा विश्वास की है। नहीं, जनता पूरा विश्वास की है, तभी हमको 5 साल का जनादेश जनता ने दिया है। फिर से उस विश्वास की और परीक्षा है। उपचुनाव, जी, विश्वास की परीक्षा में हम जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता को यह मालूम है और जनता हम पर विश्वास करती है। सर, जवाब अभी दे सकते हैं आप, लेकिन
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर मुद्दा मैं उसका उठाया भी जा रहा है, मैं जवाब स्थानीय नीति को लेकर उठाया जा रहा है, तो जवाब अभी आप दे सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार डेट दिया और उनका लास्ट डेट था कि बिहार चुनाव के बाद 15 नवंबर, वहां पर भी नहीं। ये 3 बार ये सरकार फेल हो गई सिर्फ एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने में, और बाकी का जो हालात है, उस मुद्दे जो पर सरकार गरीबों को राजनीति के राशन कार्ड मुहैया नहीं करा शमशेर आलम सके। साहब, पिछली सरकारों ने क्या कर लिया ये आप भी जानते हैं बेहतर। नहीं, देखिए एक बात आप ये समझ लीजिए कि पिछली सरकारों ने जनहित के सवालों पर, जन मुद्दों के सवालों पर आप उनके क्रियाकलाप को अगर आकलन कीजिए इस सरकार से, सर, आप जिस तो आपको मुद्दे पर बहुत आ रहे हैं सारा उस बड़ा मुद्दे पर फर्क आ रहे नजर हैं। आएगा स्थानीय आपको। नीति के मुद्दे पर अगर आप आते हैं तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो दावा कर सकती है कि हमने ईमानदारी से पहल की है? नहीं, स्थानीय मुद्दा के सवाल पर जब आपकी सर्वदलीय बैठक होती है और सर्वदलीय बैठक में हमारे जो नेता उस वक्त थे माननीय राजेंद्र बाबू, उन्होंने क्या कहा था और ये कहा था, वो आपके पास रिकॉर्ड है। और उस सर्वदलीय 2 बार के सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व की सरकार चल रही थी, मौका आपको भी मिला था। श्री पूजन जी, मैं बहुत छोटा जवाब चाहूंगा सर। स्थानीय नीति के मुद्दे पर अगर आपसे आज सवाल पूछा जा रहा है, जाहिर है इस बार आपकी परीक्षा है तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपने वादा किया था, आपने 3 तारीख दी थी, क्या आपने भारतीय किया? जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में, झारखंड की सभी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके त्वरित और सही दिशा में समाधान के लिए सर स्थानीय नीति पर तो आ जाइए, पूरी तरह एक से तो जवाब दे प्रयासरत दीजिए। है जी। स्थानीय नीति भी आप देखेंगे, बीच में लगातार बैठकें हुई हैं, लोगों से विचार आमंत्रित किए गए थे और उस पर प्रक्रिया चल रही है। और आपको बहुत आपने जल्दी तो डेट दे दिया था, आपने डेट दे दिया था कि ये तय है, हम ला देंगे। ये 1 साल से डेट दे रहे हैं और आपने ये भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर देंगे। रांची में क्या हो रहा है आप भी जानते हैं, राजधानी में लोग आपसे मिल रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें सुरक्षा दीजिए, कारोबारी कह रहे हैं हमें सुरक्षा दीजिए। मैं मुकेश जी आपके पास आऊंगा, क्या ये मुद्दे बनेंगे लोहरदगा में? देखिए, कारोबारी के सुमित जी, कारोबारी के क्षेत्र में ये जो बातें की जा रही हैं विभिन्न पार्टियों के द्वारा, सबसे पहले तो झारखंड में जो महत्वपूर्ण मुद्दे आ रहा हूं सर, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उदाहरण के रूप में आपने देखा कि मानव तस्करी इतनी बड़ी समस्या है और गरीबों की लड़कियां, बच्चियां वो जाके और जिन अमानवीय स्थितियों में दिल्ली में और बाकी जगह काम करती है और विभिन्न सरकारें नहीं है, 15 साल वहाँ शासन को हो गया है, लेकिन किसी को इन विषयों की कोई चिंता नहीं है। जो चिंता है वो वहाँ देखिए, वहाँ कॉर्पोरेट का एक ऐसा लॉबी है जिसके गुलाम सारे राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं। उदाहरण के रूप में वहाँ परिमल नाथवानी जैसे व्यक्ति राज्यसभा से सदस्य चुने जाते हैं जिनका कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, कोई राजनीतिक हस्ती नहीं है, वो रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप उनको चुन के भेजते हैं। वो कितनी बार झारखंड के बारे में चर्चा करते हैं, कितनी बार वहाँ के अहम मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं और किनके बलों पे जाते हैं। तो आप लोगों को ये गहन मंथन करने की जरूरत है। दूसरा उदाहरण आपने अभी जिक्र किया कि मधु कोड़ा जी का। मधु कोड़ा जी एक निर्दलीय विधायक थे और जिस ढंग से उनका शासनकाल हुआ, उस शासनकाल में जिस ढंग से उसकी संपदा का, झारखंड की संपदा का और उसकी खनिज संपदा का, विशेषकर आयरन ओर का, लौह अयस्कों का जो दोहन हुआ और हजारों हजार नहीं लाखों करोड़ रुपए की बंदर बांट हुई और पूरी की पूरी राशि जो है कि उसका कोई भी राजस्व जो है वो झारखंड को नहीं मिला, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और उसके लिए जनता जो आज प्रताड़ित है वो क्यों हो रहा है? आज मैं कुछ समय पहले मैं गोड्डा गया था सुमित जी, वहाँ पहाड़िया जनजाति रहती है। पहाड़िया जनजाति सबसे पुरानी जनजातियों में से, दुनिया में सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। वहाँ कॉर्पोरेट ग्रुप जिंदल ग्रुप ने जिस प्रकार से उन लोगों को क्षति पहुंचाने का कार्य किया है, जिस ढंग से उनके कार्यकलापों में, उनके जीवन में हस्तक्षेप किया है, इसकी कोई चर्चा रांची में मैंने तो नहीं देखी, किसी विधायक ने नहीं उठाई। ये हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में हुआ है और अभी भी चल रहा है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसी चीजें होंगी और आप इस ढंग से बड़े असहनीय चीजों को, बड़े मुद्दे हैं ये राज्य के ग्रामीणों के मुद्दे हैं, उनके वो जो आम आदमी है, मानव तस्करी की बात हो रही है, कोई उस पर चर्चा नहीं हो रही है, कोई उस पर व्यवधान नहीं हो रहा है। विधि व्यवस्था की बात है, उसमें जो गिराव आ रहा है उसमें कोई बात नहीं हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे वहां के हर एक राजनीतिक दलों के लिए, उसके लिए लिटमस टेस्ट की बात है कि आप जो है इन चीजों को गहनता से, गंभीरता से लें। सत्ता आती है और जाती है, लेकिन जब आपको सत्ता मिलती है तो आप अपने नीति और इरादों को, अपने बड़े मुद्दों को जनता के बीच उतारें। साहब, क्या इन मुद्दों पर आप सब सवाल पूछेंगे तो क्या आप
आपने क्या किया जब आपको मौका मिला, या फिर आप कहेंगे कि सरकार में हम पूरी तरह से नहीं थे लेकिन फिर भी मौका मिला तो आपने क्या किया? क्या ये आपकी तरफ से जवाब होगा? हेमंत सोरेन साहब आपके साथ हैं तो वो मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी, तो क्या उनकी तरफ से जवाब होगा? देखिए, सवाल है कि जो वर्तमान सरकार है और सरकार के जो क्रियाकलाप रहे हैं और सरकार के द्वारा जो झूठे वादे किए गए इस राज्य को, और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कि चुनावपूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास का जो इन्होंने नारा दिया और झारखंड की जनता को जिस तरह से बरगला करके, ठग करके, झूठ बोल के, झूठे वादे करके जो आपने लिया, तो आज तो आप बहुमत में हैं। निश्चित तौर पर कल की जो सरकारें थी वो पूर्ण रूपेण बहुमत में नहीं थी, और जब घटक दल की सरकारें होती है तो बहुत सारी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन आज तो कोई मजबूरी नहीं है। झारखंड को लूट लिया गया और आज ये कोई मजबूरी आपके साथ भैया पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, चल रही थी किसी तरह से सरकार, तो हमने लूटने दिया। नहीं, लूटने का सवाल है कि लूटने का क्या लूट लिया हम लोगों ने हेमंत सरकार के गवर्नमेंट में? सर आप लोगों ने नहीं, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, सरकार लेकिन की लूट तो हुई है, चली, लूट तो हुई है। नहीं, हेमंत सरकार जो पिछली बार जो जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार में शामिल थे, उस सरकार की अगर आप समीक्षा करेंगे और पिछली सरकार और अभी जो सरकार चल रही है तो आपको भारी अंतर नजर आएगा। जी, मैं वक्त कम है, मैं आपसे पूछूंगा सर, जाहिर है ये पिछली सरकारों के कार्यकाल का हिसाब नहीं है, ये वर्तमान सरकार की कामकाज का हिसाब भी होगा ये चुनाव, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इसमें सरकार के कार्यकाल का लेखा जोखा होगा और इस पर जनता वोट करेगी ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता 5 साल का जनादेश दी है और विशेष परिस्थिति में यह उपचुनाव हो रहा है। 5 साल सर, 5 साल का जनादेश केंद्र में मोदी जी को मिला था, लेकिन उसी आधार पर आप बिहार में हार हो गई 1.5 साल के अंदर। आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि आपके कामकाज का हिसाब हो सकता है? बिहार स्थानीय नीति या फिर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, सीटों की संख्या भले ही घटी है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। सर आपका मिशन 185 था, एक प्रश्न, मिशन 185 था जी, मिशन, उस मिशन से कितने सीट के मामले करीब रहे? कितने करीब रहे? 58 करीबी है मामले में। सर मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पीछे हुए हैं। पूछ रहा हूं सर, लोहरदगा में जब मुद्दों की बात होगी तो जरूर आप सवाल पूछे जाएंगे, जवाब दीजिएगा सर। लॉ एंड ऑर्डर पर भी, स्थानीय नीति पर भी, मानव तस्करी पर भी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जो बेरोजगार हैं, जो युवक, जेपीएससी के ही मुद्दे को हमने उठाया था, जेपीएससी के 618 युवक अनशन पर बैठे हुए हैं, जरा उनका भी ख्याल रख लीजिएगा सर, क्योंकि वो युवा हैं जिन युवाओं के बूते मोदी जी कहते हैं कि देश हम बनाएंगे, वो युवा अभी राजभवन के पास अगर वक्त मिले तो चले जाइएगा, वहां बैठे हुए अनशन कर रहे हैं। आपकी सरकार से कोई नुमाइंदा अभी तक गया नहीं है, ये आपकी सरकार है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई हो और जनता ज़ाहिर विकास के मुद्दे पर ही वोट करे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल हुए सर, नमस्कार।